एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में, नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने के लिए। कहीं पे भी मोदी का माहौल नहीं है, न मोदी का मैजिक चल रहा है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज़्यादा दुर्गति नहीं होती और न ही देश में किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति है जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है। बहुत एक्साइटेड है, बहुत उत्साहित है, शब्द नहीं है कहने के लिए। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार दुलार इतना ज्यादा है कि उसी की बदौलत आप सबके स्नेह के कारण यहाँ तक हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि आप सबका स्नेह इतना ज्यादा मिला। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के ताज के साथ ही दुर्गम सफर की जिम्मेदारी भी नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मिली है, जिस पर खरा उतरना नए सीएम के लिए बड़ी चुनौती है। घोषणा पत्र में किए गए वादों को धरातल पर साकार करने के साथ ही साथ कद्दावर नेताओं के साथ तालमेल बैठाना भी बड़ा काम है। अब देखना यह है कि सीएम विष्णुदेव साय और उनकी आने वाली कैबिनेट मोदी शाह के साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों पर कितनी जल्दी और कब तक खरी उतर पाती है, क्योंकि साफ के काम की जमीन ही छत्तीसगढ़ में 24 का कमल खिलाने का काम करेगी। तो चुनौतियां भरपूर हैं और मंजिल अभी दूर है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और छत्तीसगढ़ को अपना चौथा मुख्यमंत्री और पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिल ही गया। विष्णुदेव साय की बतौर चौथे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के सिंहासन पर ताजपोशी हो गई। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ग्रहण की। पहले बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और दूसरे विजय शर्मा। विष्णुदेव साय को अब सत्ता संभालने के बाद जहां बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, वहीं चुनाव के दौरान बीजेपी की तरफ से जनता से किए गए वादे भी पूरे करने होंगे। ऐसे में विष्णुदेव के सामने कई चुनौतियां होंगी, जिनका सामना उन्हें अगले 5 सालों में करना होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने संकल्प पत्र में वादों की बौछार की थी, लेकिन धरातल पर अब सीएम विष्णुदेव साय और उनकी कैबिनेट सहयोगियों को इसे पूरा करना होगा। बता दें कि साय पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन उनके पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। ऐसे में पार्टी के दिग्गजों के साथ सरकार चलाना और उनके साथ तालमेल बैठाना साय के लिए पहली चुनौती होगी। बीजेपी ने सब्सिडाइज रेट पर गैस सिलेंडर देने से लेकर प्रधानमंत्री आवास को लेकर बड़ा वादा किया है। खुद विष्णुदेव साय भी कह चुके हैं कि उनकी सरकार का पहला काम 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराने की दिशा में काम करना होगा। अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि वो इस वादे को कब तक पूरा कर पाते हैं। बीजेपी ने राज्य के किसानों को धान के प्रति क्विंटल 3100 रुपए देने, किसानों को बोनस देने, 5500 रुपए प्रति बोरा तेंदूपत्ता खरीदने, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने, भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए देने और 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर देने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ की जनता ने संकल्प पत्र के वादों के आधार पर भी बीजेपी को वोट दिया है। ऐसे में हर हाल में बीजेपी को जनता की उम्मीदों को पूरा करना है। बीजेपी के प्रतिनिधि होने के नाते इसका पूरा भार विष्णुदेव साय पर होगा। पता चलेगा, लेकिन एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में, नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने के लिए। में कहीं पे भी मोदी का माहौल नहीं है, न मोदी का मैजिक चल रहा है। अन्यथा तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज़्यादा दुर्गति नहीं होती और न ही देश में किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति है जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है। देश में कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम जैसी बातें नहीं चल रही हैं। देश में पूरी तरीके से गंगा जमनी तहजीब हावी है, लेकिन
इस बार बीजेपी ने इस चुनाव में पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, चाहे वो कथित गोबर घोटाला हो या शराब घोटाला या फिर महादेव सट्टा ऐप घोटाला। इन सभी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रही है। अब चूंकि बीजेपी सत्ता में आई है तो सीएम विष्णुदेव साय को फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे ताकि वो अपनी सरकार को भ्रष्टाचार के दाग से दूर रख सके, क्योंकि एक गलती और विपक्ष उन पर हमलावर हो जाएगा। साथ ही साय को 2024 के लिए प्रदेश में बीजेपी की जमीन भी तैयार करनी होगी। कुछ महीनों में अपने बड़े वादे पूरे करने में कामयाब रहते हैं तो 2024 में इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि साय इस कोशिश में कितने कामयाब उतरते हैं और आदिवासियों को साधने में बीजेपी ने साय को जो सत्ता सौंपी है, 2024 में इसका कितना लाभ बीजेपी को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। जिसमें हमने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। आदरणीय अरुण साव जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। आदरणीय विजय शर्मा जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया और हम लोगों का सौभाग्य था कि इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी आए और बहुत सारे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, हमारे केंद्रीय मंत्री आए, हमारे संगठन के लोग भी आए और भारी संख्या में छत्तीसगढ़ की जनता भी आई और हमारे शीर्ष नेताओं को भी धन्यवाद और छत्तीसगढ़ की जनता को भी धन्यवाद कि इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर इसको भव्य बनाए, सफल बनाए। और आज हम लोगों ने उसके बाद यहाँ पर मंत्रालय में आकर विधिवत पूजा अर्चना करके यहाँ पर अपना काम शुरू किया है और भगवान से हम लोग ये प्रार्थना किए हैं तीनों मिलके कि एक बड़ा विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर किया है, एक बड़ा जनादेश मिला है, तो उनके विश्वास के अनुरूप हम सब लोग काम करने में सफल हों। ये आज पूजा करके हम लोगों ने भगवान से कामना किया है और ये सारा विकास का काम यहीं से होना है, ये मंत्रालय है। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय ने शपथ ली है और उसके साथ ही साथ आगे जिम्मेदारियां भी बहुत सारी, अब देखना ही होगा कि कितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरते हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, बहुत स्वागत है। अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है और येतराम साहू जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो के शर्मा जी आपके पास में आती हूँ। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री पद की शपथ विष्णुदेव साय ले चुके हैं और इसके साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है, लेकिन कयास कहीं ना कहीं ये भी लगाए जा रहे थे कि शायद 10 मंत्रियों में का नाम सामने आएगा और मंत्रिमंडल की भी शपथ ग्रहण आज होगा, जिसको टाल दिया गया है। इस पर क्या कहना है आपका? जिस तरह से मुख्यमंत्री का निर्णय 3 राज्यों को समाहित करते हुए लिया गया, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग और जनरल कैटेगरी से कहें तो राजस्थान में, तो इसी तरह से देखेंगे जैसे सुबेरे ही जैसे ही मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण देखने को मिला कि 2 उप मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ का आभास तो हो ही गया था कि 2 उप मुख्यमंत्री जिनका नाम पहले से चल रहा था उनके साथ मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। हुआ वैसा ही। इसमें शपथ ग्रहण को लेकर के जहां तक मंत्रियों की बात है, आने वाले समय क्योंकि प्रधानमंत्री और बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, हो सकता है कि इसको देखते हुए कि कार्यक्रम को लंबा नहीं खींचा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी दोनों राज्यों में आज उन्होंने उनकी उपस्थिति रही है। ये अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई चीज ये केवल हम लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन 16 तारीख के आसपास ये मंत्रिमंडल विस्तार की आशा व्यक्त की जा रही है। येतराम जी, जिस तरह से उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री का नाम चुनने में 1 हफ्ते का समय लगा है, लेकिन अब मंत्रिमंडल की भी खबर सामने आएगी। आज मंत्रिमंडल की खबर तो सामने नहीं आई, क्या
इसके पीछे कारण मान सकते हैं कि 2024 का चुनाव है और जो तमाम सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग अभी तक तीनों ही राज्यों में किया गया है सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर, उसी के लिए आगे समय लिया जा रहा है और आप हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, सर्वप्रथम तो आपको, केपी शर्मा जी को, अंशुल भाई को और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे विष्णुदेव साय जी और 2 उप मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण पूरे छत्तीसगढ़ के जनता के सामने और हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं के सामने, हमारे केंद्रीय नेताओं के सामने आज शपथ ग्रहण हुआ और इस शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री जी और 2 उप मुख्यमंत्रियों का शपथ हुआ। निश्चित रूप से अतिशीघ्र छत्तीसगढ़ के लिए 10 मंत्रियों का भी चयन होना है और बहुत जल्दी उन मंत्रियों का नाम भी आ जाएगा और उनका शपथ भी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सारे कदम छत्तीसगढ़ के हित के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए उठा रही है। और जो हमारे 54 विधायक जो जीत गए हैं, सारे योग्य विधायक हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चयन में थोड़ी सी वो समय लग रहा है, पर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के अनुरूप मंत्रिमंडल का चयन होगा। ठीक है, ये राम जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण तो हो गया है, लेकिन कांटो भरा ताज माना जा रहा है। सबसे पहले तो मोदी की गारंटी को धरातल पर सच कर दिखाना है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। और दूसरी बात, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो काफी लोकप्रिय रहे हैं जनता के बीच में। तो जो चुनौती है और जो टास्क है वो काफी तगड़ा है। प्रियंका जी, चुनौती जितना भी बड़ा रहे, भारतीय जनता पार्टी की टीम पूरे साथ में है, मोदी जी की टीम साथ में है और डबल इंजन की सरकार है। तो निश्चित रूप से जनता से हमने जो वादा किया है वह वादा अति शीघ्र पूरा करेंगे। जैसा कि हमारे सीएम बनते ही उन्होंने कहा कि हम 18 लाख आवास, किसानों को 31 रुपये में समर्थन मूल्य, एक मुश्त राशि और जो राशि ग्राम पंचायत भवनों में उनको किसानों को दिया जाएगा, सहित तेंदुपत्ता बोनस सहित जितने भी वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने में शीघ्रता दिखाएगी। हमारे कैबिनेट मंत्रियों का गठन हो जाने दीजिए, कैबिनेट का गठन हो जाने दीजिए। निश्चित रूप से हमने जनता से जो वादा किया है, हम पिछली सरकार टाइप उन वादों को झुठलाएंगे नहीं, हम उन वादों में किंतु परंतु नहीं करेंगे, सारे वादे अति शीघ्र पूरा करेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी खजाना खाली है, इसलिए जब कैबिनेट का गठन होगा उनके बाद निर्णय ठीक है। अंशुल मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ की जनता, अंशुल मिश्रा जी, हम हमारे ऊपर भरोसा किया। बीजेपी का कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहाएंगे और चुनौती कोई नहीं है। मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ बीजेपी को और विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं एक कांग्रेसी होने के नाते, और यह उम्मीद करता हूं कि पिछले 5 वर्षों में जो हमने संघर्ष किया है, जो चहुमुखी विकास की धारा बहाई है, छत्तीसगढ़ मतारी का नाम रोशन किया है पूरे विश्व जगत में, उसी को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ मतारी का मान सम्मान रखेंगे। हालांकि वह बात अलग है कि जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो छत्तीसगढ़ बात का कहीं से असर रहा था, चाहे राजकीय गीत की बात हो, चाहे राजकीय गंगा की बात हो। लेकिन आज का दिन यह किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी करने का नहीं है, ये शुभकामनाएं प्रेषित करने का दिन है। और इन्होंने जो वादे किए हैं, जो कहा, किसानों से कहा है, जो महिलाओं से कहा है, जो युवाओं से कहा है, वो भविष्य के गर्त में आखिर क्या छुपा है ये तो हम और आप नहीं कहते। लेकिन जनता जनार्दन का जो आदेश है कि मजबूत विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस को रहना है और चलती हुई सरकार को अपने वादों के लिए मजबूर करना है काम करने के लिए, ताकि चहुमुखी विकास की धारा बह सके। तो इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध है, आदरणीय कांग्रेस पूरी प्रतिबद्ध है। हम संघर्ष करेंगे। पहले हम यह समझते थे कि संसद हमारी है, आज हम यह समझते हैं कि सड़कें हमारी हैं। जहां से हम शुरुआत हुई थी आज हम वहीं खड़े हैं, हमें फिर से वहीं शुरुआत करना है। छत्तीसगढ़ की जनता का जो मान हमने बढ़ाकर दिखाया है उसे और आगे लगाना है। पहले सत्ता पक्ष में बैठकर करते थे, अब विपक्ष में बैठकर करना है। ये राम जी, अंशुल जी का कहना है कि मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे और यदि आप कहीं डगमगाते हैं तो आपको राह पर लाने का काम कांग्रेस करेगी छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल अंशुल जी की बातों से मैं सहमत हूँ और अंशुल जी को जब वादा भी करता हूँ कि अंशुल जी को संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता से जो वादा किया है वह वादा क्रमशः पूरा करने में आज से शुरुआत कर दी है। आज से हमारे सीएम साहब
लग गए हैं और निश्चित रूप से नहीं, लेकिन ठीक है, ये त्राम जी, ये त्राम जी, चुनाव से पहले जो तमाम सभाएं हो रही थी उसमें एक बात और भी बड़े बड़े नेताओं ने कही थी कि छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार है उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उस पर क्या कहना है आपका? सीएम साहब उसमें भी कहे हैं कि जो जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें हम जांच कराएंगे और जांच में जो भी दोषी आए उन दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के विकास के साथ साथ छत्तीसगढ़ में हुए भ्रष्टाचार की भी जांच कराने की जिम्मेदारी सीएम साहब ने लिया है और उनकी पूरी टीम लेंगे और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। अंशुल जी कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं वही कह रहा था कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के आरोपों में अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है तो मैं साधुवाद देता हूं, लेकिन यह प्रश्न पूछते हुए साधुवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ मातारी के अस्तित्व में आने के बाद जो जो भी भ्रष्टाचारी हैं, छत्तीसगढ़ मातारी के अस्तित्व के आने के बाद जो जो भी छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुए हैं, छत्तीसगढ़ मातारी के अस्तित्व में आने के बाद जिन व्यक्तियों ने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है, क्योंकि आज हमारी छत्तीसगढ़ मातारी सन 2000 से लेकर आज सन 2023 में 23 साल की हो चुकी है, उसमें जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, क्या विष्णुदेव साय जी इस बात को स्पष्ट करके हमें और आपको बताएंगे कि उसके ऊपर आरोप जो लगा है उसको दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा? क्या वह ये बताएंगे कि कवर्धा में वो कौन सा मेडिकल है जिसमें उसमें पनामा लीक्स में उसका नाम आकर गया है? वो क्या ये बताएंगे कि जो नान घोटाला हुआ है, जो शराब घोटाला हुआ है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? आज कोई राजनीतिक विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं कांग्रेस या भाजपा होने के नाते बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं छत्तीसगढ़ मातारी का पुत्र होने के बात कर रहा हूँ कि जिसने भ्रष्टाचार किया है तो इस बात को स्पष्ट करेंगे या उनके प्रवक्ता इस बात को स्पष्ट करेंगे कि हाँ, हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में आरोप सिद्ध जो हुए हैं उनके साथ काम करेंगे। जो लोग स्टे पॉइंट लेने गए थे, हाई कोर्ट गए थे, स्टे लेकर आए थे, उसके जिन्होंने स्टे लिया था उनके ऊपर क्या कार्रवाई छत्तीसगढ़ की पुलिस करेगी या आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे? ये आने वाले भविष्य के गर्त में बहुत गंभीर प्रश्न है। ये त्राम जी, आपके कार्यकाल की भी बात हो रही है, जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार को पूरा मौका मिला था। कांग्रेस के पूरे साथी हल्ला बस करते रहे, हल्ला करके 5 साल उनको अवसर मिला था, जवाब देता हूं, जांच करवाते, 5 साल जांच करवा के कार्रवाई करवाते। जी बिल्कुल अंशुल जी, हल्ला था। 2001 से हिसाब आप मांग रहे हैं, आपके पास तो 5 साल थे ना 2001 से हिसाब देने के लिए। जब उनकी बारी आई, उनसे जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है उनमें इनको तकलीफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लेके काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के विकास को लेके काम करेगी और जो हुए हैं भ्रष्टाचार उनको उजागर करेगी। हाँ, जवाब दीजिएगा अंशुल जी, जवाब दीजिएगा। उनके ऊपर कार्रवाई। साहू जी, मेरे से प्रश्न है, ये बहुत उम्दा प्रश्न निकल कर आया है, कई बार मैं इस चीज का जवाब दे चुका हूँ। आपके धर्मलाल कौशिक जी जब सरकार चलती हुई सरकार दायरे में कार्रवाई करती है और जब काम करती है और पुलिस पकड़ने का प्रयास करते हैं, पूरे कोर्ट में जाती है, आप ही के नेता होते हैं जिन्हें हम धर्मलाल कौशिक कहते हैं, वो हाई कोर्ट जाते हैं और चलती हुई कार्यवाही के खिलाफ में स्टे पॉइंट, स्टे ऑर्डर लेकर आते हैं। मैं वही तो आपसे ये कह रहा हूं कि जो धर्मलाल कौशिक ने कृत्य किया है, क्या उसके ऊपर विष्णुदेव साय जी जो है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्या उनसे यह पूछेंगे कि जब आप? अरे अंशुल जी, अभी तक तो आपके भी मुख्यमंत्री थे ना, स्टे है तो स्टे का भी तो कुछ कानूनी तोड़ होता होगा ना? अरे प्रियंका जी, आप इतनी बड़ी एंकर है, माननीय न्यायालय ने अगर स्टे ऑर्डर दे दिया तो क्या आप और हम प्रतिबद्ध हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं। आप बीजेपी के मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो कार्रवाई करें और अभी कल तक आपके मुख्यमंत्री थे, तो आपने क्या किया? हमने सबसे पहले कार्रवाई करी, लेकिन बीजेपी के नेता थे वो स्टे ऑर्डर ले आए। क्या उस स्टे ऑर्डर के खिलाफ में माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे? जैसे हम गए थे, हमारी पिटीशन दायर है, हमारी आज भी दिनांक में पिटीशन दायर है। क्या ईडी आईटी उनके घर में जाएगी? मैं ये पूछना चाहता हूं। अमित शाह जी अब यहाँ पर आए थे और अभी आए हैं, अभी ईडी आईटी का खेला जो पिछले 5 वर्षों में चल रहा था, क्या ईडी आईटी का खेला आज भी रमन सिंह जी के? नहीं, आप 2001 से 23 की बात कर रहे थे ना, तो आपको 5 साल मिला था, आप उस 5 साल में जो कार्रवाई करना चाहते थे वो कर सकते थे। वो तो अभी 18 के बाद की बात कर रहे हैं। मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगी। के शर्मा जी, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सभाओं के दौरान कहा था कि छत्तीसगढ़ में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उसकी शुरुआत भी करे, लेकिन जिस तरह से अंशुल जी कह रहे हैं कि 23 साल के भ्रष्टाचार की जांच की जाए, तो क्या लगता है आपको 23 साल का लेखा जोखा कोई लेगा क्या? देखिए, ये सरकारी प्रशासन में फिर शिकायत करेंगे, उस पर जांच का है। जिस तरह से भाजपा ने अपने मोदी की गारंटी में शामिल किया है कि हम एक आयोग गठित करेंगे, आयोग गठित करने के साथ
वेब पोर्टल बनाएंगे जिसमें लोग शिकायत कर सकें। उसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेल गठित करने की भी बात कही गई है। ये प्रक्रिया है, आज तो शुरू हुई है, 5 साल तक हम इसी भ्रष्टाचार में चर्चा करेंगे और पिछले समय भी करते रह रहे हैं। आज का समय जो लोग इंतजार कर रहे हैं, 18 लाख मकान के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए शायद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मंत्रालय गए हुए। अभी तक कुछ समय में मेरे लगता है कि ये आदेश हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखने वाली मेन बात है आर्थिक स्थिति, क्योंकि अभी जो जितने वादे हैं उसको पूरा करने की बात करेंगे तो 1,27,000 करोड़ का जो हमारा बजट है अनुपूरक बजट के साथ, उसमें मकान की ही यदि बात कर ले तो 18 लाख मकान बनाने के लिए 21,600 करोड़ रुपए चाहिए। इसमें राज्यांश की यदि बात करें 40% जो लगना है राज्य को, उसमें 8,640 रुपए आज ही मतलब इनको राज्यांश जारी करने की बात होगी। तो वित्तीय स्थिति पर अध्ययन करते हुए मेरे ख्याल से इस पर डिसीजन हो। इसके साथ ही महिलाओं को देने की बात है, तमाम के आंकड़े। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है वो महत्वपूर्ण विषय है, जो मुझे लगता है कि सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास समृद्ध एवं खुशहाल लाने के लिए डबल इंजन सरकार प्रतिबद्ध है। मतलब डबल इंजन का मतलब आर्थिक रूप से हम मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से आवास के लिए 60% जारी करेंगे, उसी तरह से हो सकता है छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा देकर के यहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधारने की जी बिल्कुल। ये राम जी विशेष पैकेजेस की जो बात होती थी और जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम चिट्ठियां लिखी थी कि प्रधानमंत्री आवास के लिए उन्हें उस तरह से मदद मुहैया नहीं कराई गई। अब आप 18 लाख आवास की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको जल्द से जल्द इसे पूरा करेंगे? प्रियंका जी, पिछले कार्यकाल में 16 लाख आवास के पैसे मुख्यमंत्री जी वापस कर दिए थे और उप मुख्यमंत्री जी टी.एस. सिंहदेव जी रायगढ़ की भरी सभा में ये कहे थे कि मुख्यमंत्री का तो बात नहीं कहना है कि तमाम चिट्ठियां उन्होंने भेजी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जब पैसा वापस कर दिए हैं, पैसा वापस करके चिट्ठी भेजने से चुनाव के समय चिट्ठी भेजने से क्या मतलब है? जब उप मुख्यमंत्री जी ये बात भरी सभा में कहे कि आज तक हमको छत्तीसगढ़ के साथ प्रधानमंत्री जी कोई सौतेला व्यवहार नहीं किए, छत्तीसगढ़ ने जो मांगा उससे ज्यादा खुले हाथों से दिया, ये उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंहदेव जी बोल चुके हैं। अंशुल जी सुनाई दे रहा है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी। जब वो 4 साल तक उस आवाज को नहीं बनाया और चिट्ठी लिख के से पैसा वापस होने के बाद बताइएगा, जवाब दीजिएगा। ये जो अर्धज्ञान होता है और बीजेपी के सारे नेता यही काम करने का चालते हैं। आपको संवैधानिक नियम बना दे, जब कोई भी केंद्र द्वारा चलाई हुई योजना को प्रतिपादित किया जाता है उसमें राज्यांश और केंद्रांश जो होता है वो 60-40 के रेशियो से होता है। प्रियंका जी, इस बात को आपको पता होगा। लेकिन सोई हुई डिक्टेटर सरकार ने, चूंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार से उन्हें बहुत ज्यादा घृणा थी, इसलिए मोदी जी एक फरमान लाते हैं जिसमें यह कहते हैं कि राज्यांश 90% देना पड़ेगा और जो देशांश होगा, जो देश का अंश होगा वो 10% रहेगा। अब ये फिनोमिना में काम करेंगे नहीं करेंगे, ये आप और हमारी पैनी निगाहें रहेंगी। अब जब हमने पहली बार इन किसानों के लिए 2500 रुपए एक बार में देने का काम किया था, तब मोदी जी ने ही फरमान जारी किया था और ये कहा था कि अगर एमएसपी से 1 रुपए भी ऊपर में अगर राज्य धान को खरीदता है तो उसका सेंट्रल पूल में चावल लेने से मना कर देंगे। इसको जिम्मेदार न्यूज चैनलों ने चलाया था। अब जब ये कहते हैं कि हम 2100 रुपए एक बार में देंगे, तो क्या वह जो नियम और जो कंडिका हमारे लिए लगाई गई थी वो चलती हुई विष्णुदेव साय जी की सरकार जवाब दीजिएगा, ये देखने वाली बात होगी। जवाब दीजिएगा। 60-40 की बात होती है, 90-10 की बात थी क्या? अब केंद्र से पैकेज आएगा? प्रियंका जी, जो केंद्र सरकार की, मैं थोड़ी सी ये बात आपको बता दूं, जो केंद्र सरकार की जो योजना है 15वीं, जो स्वच्छ भारत मिशन, अरे स्वच्छ भारत नहीं, आवास की बात करो ना भैया, 60-40 का होगा कि 90-10 का होगा? इन्होंने उनके पूरे पैसा को गोठानों में लगा दिया। बताते हैं नहीं, आवास को लेकर तमाम बार मुख्यमंत्री जी बार कह रहे थे, आवास को लेकर यही रेशियो था। 60-40 आएगा कि 90-10 आएगा, इतना बता दीजिए। बता, केंद्र के पैसा का दुरुपयोग कर रहे थे, इसलिए ये लगा पैसा है नहीं। ये राम जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि केंद्र का पैसा वापस कर दिया था, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं दुरुपयोग कर रहे थे। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना, 15वें वित्त का पैसा दुरुपयोग किए। अरे मान्यवर के शर्मा जी, ठीक है, मैं आपकी बात जस्टिफाई करा देती। के शर्मा जी, धान घोटाले में इन्होंने लगा दिया। के शर्मा जी बताइएगा इस पे 90-10 की जो बात हो रही थी,
इस बात में कितनी सच्चाई है? मुख्यमंत्री ने जो तमाम पत्र लिखे थे उसमें कितनी सच्चाई है? और जो तमाम प्रचार किया जाता था कि केंद्र तो देना चाहता था, राज्य ने कोशिश नहीं की। देखिए, इसमें बात शुरू आई, 2-3 बातें मुख्यमंत्री 90-10 क्यों नहीं किया गया? जब इसमें प्रधानमंत्री आवास की नाम आता है, जब प्रधानमंत्री का नाम है तो ये 90-10 होना चाहिए, इस प्रकार की बात थी। दूसरी चीज जो राशि की बात आ रही, जो आवास वापस जाने का था, तो कोरोना काल भी था, 2021 की बात है ये, उस समय राज्यांश नहीं दिया गया था क्योंकि छत्तीसगढ़ में जीएसटी का राशि की मांग की जा रही थी, कोयले की रॉयल्टी की बात हो रही थी, जीएसटी की राशि नहीं मिल पाई थी। इस प्रकार से तमाम करके लगभग 54,000 करोड़ रुपए जितने का ऋण अभी 5 साल में कांग्रेस ने ली है, कांग्रेस सरकार ने, उतने ही राशि केंद्र से लेने की बात कही जा रही थी। उस राशि को ही मैं कह रहा हूं कि यदि वो पैसा अब यदि डबल इंजन सरकार के चलते मिल जाएगी तो छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। हमको भविष्य की ओर देखना है, पीछे जो कुछ हुआ है, एक डबल इंजन की बात ही इसीलिए कही जा रही है। जब मोदी जी डबल इंजन कर रहे हैं, मोदी की गारंटी की बात कर रही है, तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के प्रति विशेष कृपा दृष्टि कहा जाए मोदी के हिसाब से, और अपनी गारंटी पूरा कराने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार को पूरा सहयोग करेंगे, ये आशा है। जी बिल्कुल। ये राम जी आप बताइएगा, जिस तरह से के शर्मा जी ने कहा है कि जो तमाम पैकेज की यहाँ पर बात हो रही थी और उसकी कमी की वजह से तमाम योजनाएं लागू नहीं हो पाई थी, और इसीलिए बार बार कहा भी जाता है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो जाहिर सी बात है कि अब विशेष पैकेजेस का लाभ मिलेगा, तो आप कितनी जल्दी काम को पूरा करेंगे? और दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री के सामने एक और चुनौती है, 2024 की चुनौती। 24 से पहले अपने आप को स्थापित करना है, और जिस तरह से मैं पहले ही कह रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो छवि है वो लोकप्रिय नेता की है, उससे किस तरह पार पा पाएंगे, किस तरह उससे आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, विष्णुदेव साय की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति नियम और सिद्धांतों में चलेंगे हमारे सीएम साहब। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सदैव जनता की सेवा के लिए बनी है और सभी जनता को लेकर चलने वाली है। तो सभी जनता को लेकर चलेंगे, सभी हमारे विधायक को लेकर चलेंगे, मंत्रियों को लेकर चलेंगे, तो निश्चित रूप से यह जनहित और जनहितैषी सरकार होगी और निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान की लोकप्रिय सरकार बनेगी। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अंशुल जी बहुत धन्यवाद, एतराम जी आपका, और के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से नए मुख्यमंत्री के रूप में आज नए सीएम विष्णुदेव साय ने शपथ ली है, 2 डिप्टी सीएम भी उनके साथ बनाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को वो पूरा करते हैं, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, और इसके साथ ही साथ मोदी की गारंटी की जो बात की जा रही है, मोदी की गारंटी जनता के बीच पहुंचाने में सफल हो पाते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर 2024 में छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर लोकसभा में कमल खेलने के आसार देखे जा रहे हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।